नमस्कार। 19 जनवरी 1990 ये वो दिन है जिसको कश्मीरी पंडित कभी भूल नहीं सकता। आज के दौर में पिछले 36 साल से कश्मीरी पंडित इसको हॉलोकॉस्ट डे, एक्सोडस डे, निर्वासन दिन मनाता है क्योंकि ऐसी यातनाएं उस समय पे कश्मीरी पंडितों को दी गई कि उनको रातों रात कश्मीर को छोड़ के निकलना पड़ा। उस ट्रेजेडी को याद करते हुए आज हमने क्योंकि जिन्होंने इस चीज़ को देखा है, सहा है, आज हमने अश्विनी कुमार चंगू जी को बुलाया है जो एक ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम द कश्मीर डायलॉग में आपका स्वागत करते हैं अश्विनी कुमार चंगू जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। अश्विनी जी, जो ये 1990 का जो वो दिन है जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई थी कश्मीरी पंडितों के साथ, जो हालात उस दिन हुए थे, क्या उस पे आप कोई रोशनी डाल सकते हैं? दरअसल जो ये 1990 का घटनाक्रम है सारा, ये 1986 से शुरू हुआ। जी। आपको याद होगा 1986 में एक ट्रायल की गई थी, जब सारे कश्मीर में फरवरी 1986 में एक समझिए एक रेड सा हो गया था और सारी कश्मीर घाटी में मंदिरों पर आक्रमण हुए थे। कश्मीरी हिंदुओं के जो प्रॉपर्टीज थे उन पर आक्रमण हुए थे और लगभग कोई 50 के करीब मंदिर जो थे वो ढहाए गए थे। उसके बाद में ये सिलसिला चला, धीरे धीरे करके इसने 1987 के इलेक्शन के बाद में पूर्ण रूप से आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण किया जी। और उस आतंकवाद को सरकार की अनदेखी और जो सरकार में कई बड़े तत्व थे, दोनों तरह के, राजनीतिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी जो थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उनकी मिलीभगत से ये सारा माहौल कश्मीर में खराब हुआ और हिंदुओं पर टारगेटेड हमले हुए और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में महिलाओं के साथ बड़े गलत ढंग से व्यवहार किया गया और इसकी पराकाष्ठा उस समय हुई जब 19 जनवरी और 20 जनवरी की रात्रि को जी। सारे कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि ऊंची ऊंची आवाजों में कश्मीरी हिंदुओं को थ्रेटन किया गया। उन्हें यह कहा गया कि उनको कश्मीर से निकल जाना चाहिए। रिलीव, गलीव, सलीव, इस तरह के स्लोगन आए। हमें क्या चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के, इंडियन डॉग्स गो बैक, ये सारी ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, ये सारे जो नारेबाजी थी, ये मस्जिदों से कश्मीर घाटी के मोस्ट, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि लगभग हर मस्जिद से ये आवाज आई। और इसके साथ में एक और बात हुई जो बड़ी डरावनी थी और जो बड़ा किसी को पता नहीं लगा कि ये कैसे हो गया। लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने पूरे रात भर वहां पर तांडव किया और ये एक प्रकार से समझिए चेतावनी थी सारे हिंदू समाज को कि वो कश्मीर छोड़कर निकल जाएं, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। जी। साथ में ही महिलाओं के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग और बड़ी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन खड़ी हो गई कि उनका नाम लेकर के ये कहा गया ऐसे कैसे पाकिस्तान बट रोस्तुई बटने वसान, हमें पाकिस्तान चाहिए, यहाँ पर हमने पाकिस्तान बनाना है और उसमें हमें जो
कश्मीरी पंडितों की महिलाएं हैं उनको साथ में लेकर के, और जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ से निकल करके चले जाएं, उनके बगैर हमें पाकिस्तान चाहिए। यानी ये जी। बड़ी थ्रेटनिंग एक सिचुएशन थी। और फिर जो 1999 1989 में जो कश्मीरी पंडितों के बड़े बड़े लीडर थे, उनको जिस प्रकार से शहीद किया गया था, जिनमें टीकालाल जी टपलू हैं, प्रेमनाथ जी भट्ट हैं, और इस तरह के कई जो अच्छे अच्छे, एक आपको पता होगा नीलकंठ गंजू जी, उनको मारा जी। गया। तो ये सारी जो बातें थी 1999 की, उसके परिप्रेक्ष्य में जब कश्मीरी पंडितों ने ये सारा देखा 19 जनवरी को और 20 जनवरी की रात्रि को क्या हो गया, तो इसने एक, समझिए एक तरह से ट्रिगर दबा दिया, और जी। मास एक्सोडस की दृष्टि से कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकल करके फिर अलग अलग जगहों पर आ गया। मोस्टली जम्मू, उधमपुर और दिल्ली ये उनके ठिकाने बन गए। जी। और जी। तब से लेकर के लगातार, यानी 19 से, मुझे अभी भी याद है जब 1991 आया था, 1991, उस वक्त जम्मू में हमने ये प्रोग्राम उस वक्त प्रारंभ किया था कि हमें 19 जनवरी को, पहले तो इसमें ऐसा था कि 19 को मनाना चाहिए कि 20 को मनाना चाहिए, फिर ऐसा हुआ कि दोनों दिन हमने मनाए, 19 जी। जनवरी 20 जनवरी दोनों दिन मनाए। अल्टीमेटली 19 जनवरी को रिकॉग्निशन इस तरह की मिल गई कि इसको कश्मीरी पंडित निर्वासन दिवस, कश्मीरी पंडित निष्कासन दिवस के रूप में, कश्मीरी जी। पंडित होलोकास्ट डे के रूप में इसको मान्यता मिल गई। और तब से लेकर के कश्मीरी पंडित जहां पर भी है दुनिया में, भारत को मिला करके, वो ये दिन मनाता है, अलग अलग तरीके से मनाता है। तो जी। लेकिन ये तो वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने है। लेकिन जी। अब आज के संदर्भ में मेरा ये मानना है कि हमने इस दिन को और कश्मीरी पंडितों की आज की सिचुएशन को उस पर रिव्यू करना चाहिए कि क्या ऐसी सिचुएशन हुई। देखिए, हम ये मानते हैं कि पिछले 35 सालों में कश्मीरी पंडितों ने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बहुत बड़े परिणाम आए। कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी, समुदाय के लिए भी, हिंदू समुदाय के लिए भी, सारे भारतवर्ष के लिए। और ये जो संघर्ष के परिणाम थे, उन्हीं में से एक परिणाम ये भी था कि अल्टीमेटली भारत भर में एक माहौल ऐसा बना कि सत्ता परिवर्तन अल्टीमेटली हुआ, और हम देख रहे हैं एक हिंदुत्ववादी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में, वो दिल्ली में स्थापित हुई। 2014 की घटना है ये, जब ये सारा कुछ हुआ, और तब से लेकर के लगातार हम ये देख रहे हैं। जी। लेकिन दुर्भाग्य भी इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए एक ये रहा कि कई मामलों में मैं समझता हूं कि ये जो उनका डिस्पर्सल रहा, वो 1990 के बाद में जब वो कश्मीर से निकले थे, बजाय इसके कि वो एक ही जगह रहते, कई ऐसे कंडीशंस पैदा हो गई कि उनको जम्मू छोड़कर, उधमपुर छोड़कर, दिल्ली छोड़कर और अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। और अल्टीमेटली ये डिस्पर्सल जो है, इसने कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक आघात कर दिया। जी। और मैं मानता हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की जो दूरी थी, वो इस डिस्पर्सल के कारण बढ़ गई। जी। और जी। भी कई कारण हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मैं यहां पर 5 ऐसे बिंदु, 5 ऐसे इश्यूज उठाता हूं जिनको लेकर के मैं मानता हूं कि ये कश्मीरी पंडितों का जो ये, इट इज अ सैगा ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। जी। कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, ये इट इज अ सैगा ऑफ ब्रोकन प्रॉमिस। सबसे बड़ा ब्रोकन प्रॉमिस जो मैं मानता हूं वो ये है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में जो हुआ, वो पहले दिन से हम मानते आ रहे थे। हालांकि इसको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग लोगों ने, खासकर सरकार ने, उस समय की सरकार ने एक अलग से एक नॉमेनक्लेचर दिया और ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीर में हुआ है वो डेफिनेटली उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उनके एक्सोडस को
माइग्रेशन करार दिया और कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस हुए थे उनको माइग्रेंट कर दिया। जी। एनीवे, हम्म। हम ये मानते थे, पहले दिन से मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित को निकलना पड़ा है, उसका वजह जो है, बेसिक वजह जो है, वो आतंकवाद है और कश्मीरी पंडितों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कश्मीरी पंडितों के इस इशू को जिनोसाइड मान करके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना था और 1994 मार्च में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए। वहां पर हमने ये अपने मेमोरेंडम्स दिए, उनसे मिले हम। फिर लगातार 5-6 वर्ष हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने इस इशू पर संघर्ष किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कमीशन कोर्ट वहां पर स्थापित की और वहां पर भी 3 साल ये जो आर्गुमेंटेशन थी वो वहां चली रही। हीप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रेजेंटेशंस वर मेड। हमारी तरफ से 3 बड़े वकील थे जो वहां पर कश्मीरी पंडितों के केस को वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एक स्वर्गीय पीएन लेखी जी और दूसरे राजीव शक्दर जी, वो बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने, राजीव शक्दर जी। और तीसरे भी एक पंडिता जी थे, एडवोकेट पंडिता, वो दिल्ली में ही रहते थे। अनफॉर्चुनेटली उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने, विशेषकर पीएन लेखी जी ने, बड़े जबरदस्त तरीके से इस इशू को, जेनोसाइड के इशू को सामने रखा। हमने कहा कि जो भारत है, इट इज ए सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो यूनाइटेड नेशंस ने पास किया था 1948 में 9 दिसंबर के दिन, वो था कॉन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। उसके अंडर और फिर जो कोवेनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स पर, 2 कोवेनेंट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस, उस पर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा कि उनका संज्ञान लेते हुए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उसको जिनोसाइड करार दिया जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपने डिसीजन में जून 1999 में एक एलॉबरेट डिसीजन दिया और उसमें ये स्वीकार उन्होंने किया कि दैट एक्ट्स एकिन टू जिनोसाइड वर कमिटेड अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स एंड they were committed by terrorists and Muslim militants in Kashmir। और उन्होंने ये भी कहा that a genocide type design may exist in the minds and utterances of militants and terrorists in Kashmir against the Kashmiri Pandits। तो ये जो उन्होंने वहां पर ये सारी बातें कही, इन सब को लेकर के एक विस्तृत उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया। उस समय की सरकार जो है, होना ये चाहिए था, उन्होंने इसका संज्ञान लेना चाहिए था और इस इशू को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात आप देखेंगे कि कई सरकारों ने लगातार 1990 से लेकर के, मैं यहां पर किसी एक पिन पॉइंटेड किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ होल कहूंगा, एज एन इंस्टीट्यूशन, इट हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज व्हाट दे अदरवाइज सेड। किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, सोशल प्लेटफॉर्म से, पार्टी प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये बात तो कही कि कश्मीरी पंडितों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, इतनी क्लिंजिंग हुई है, जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, लेकिन जब इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने की बात आई, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द जजमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और यहां पर मैं आपको एक और बात बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने मास एक्सोडस के बारे में ये कहा है, ये उनके वर्ड्स हैं, दैट द माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी अदर ह्यूमन माइग्रेशन। नंबर 1, दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी क्लिंजिंग इसको करार दिया है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। इन व्यू ऑफ दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव recognized what happened to Kashmiri Pandits as genocide। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक ब्रोकन प्रॉमिस है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है,
एंड कश्मीरी पंडित डेफिनेटली फील इट्स पेन। लेकिन क्या है कि कश्मीरी पंडित हैव डेवलप्ड एन आर्ट ऑफ हाइडिंग देयर पेन बिहाइंड देयर स्माइलिंग फेसेस। यस यस, हम हंसते हुए बिल्कुल। नजर आते हैं, पेन जो है वो उसके पीछे छिप जाती है। लेकिन हम्म, कश्मीरी पंडितों में जो रेजिलेंस है और जो संघर्ष है, उसके माध्यम से इस चीज को हमने डाई डाउन नहीं होने दिया और लगातार इसको आगे बढ़ाते रहे। दूसरा एक ब्रोकन प्रॉमिस है। देखिए, हम्म, उस मामले में मैंने पिछले 5 साल से लगातार 2019 से लेकर के 2023 तक पूरा समय दिया मैंने उसमें। और वो ये जी, था कि कश्मीरी पंडित जो है उसके विषय में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन करके जम्मू और कश्मीर की असेंबली में वहां पर जा सकता है। जी, क्योंकि कश्मीरी पंडित किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 40 साल में इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहां पर अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे। पर्टिकुलरली जो ये एक्सोडस हुआ उस पर तो बिल्कुल हुआ, उस पर तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि वो ऐसा कर नहीं बिल्कुल, सकता। और न ही ऐसा बिल्कुल। अभी तक हुआ कि कोई कश्मीरी पंडित कहीं पर जो है वो चुन करके जाए। अगर कोई गया भी पिछले इन हम्म, 30-40 साल, दैट इज बाय डिफॉल्ट कि कश्मीर में लोगों ने वोट नहीं डाले और चूंकि उन्होंने बाइकआउट किया, इसलिए अगर कोई कश्मीरी पंडित गया भी, वो कोई 1500 वोट्स लेकर के उसको वहां पर उन्होंने विक्ट्री उसकी घोषित कर दी। और हो वो गई, इट इज एन इलेक्शन, इट इज अ सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट। और बिल्कुल। उस बात को लेकर के हमने फिर डिलिमिटेशन कमीशन की, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, फिर डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, फिर अलग अलग पार्टीज के सामने हमने अपना ये जो है मत रखा और उनको अपनी पोजीशन बताई। थैंकफुल टू डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अल्टीमेटली इस बात को स्वीकार किया। जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जो उन्होंने सरकार को दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कश्मीरी पंडित जो कह रहे हैं दे हैव सब्सटेंस इन इट। और उसके लिए हमने तो उनको कहा था कि मिनिमम 5 सीटें देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर अल्टीमेटली 2 सीटें दी। और उसमें हमने ये देखा कि जब अब पीछे इलेक्शन हुआ, तब से लेकर के आज तक 4-5 महीने हो गए हैं, जी, एंड नो नॉमिनेशन हैज बीन मेड फ्रॉम द कम्युनिटी बिल्कुल। ऑफ डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स। नंबर जी, 1। नंबर 2, यहां पर हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये जो नॉमिनेशंस है उस इशू को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरअसल जो ये नॉमिनेशंस हुई है वो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉमिनेशंस दैट आर मेड, दैट हैव बीन ऑलरेडी मेड इन द पुडुचेरी असेंबली। ये उसके बेसिस पर ये नॉमिनेशन हुआ था। जी, पुडुचेरी असेंबली जो ये नॉमिनेशन, वहां पर 3 नॉमिनेशंस होती हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में कई साल पहले, आज से 20 साल पहले उसको चैलेंज किया गया था। बट जी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस डिसीजन राइट, और उन्होंने उसको अपहोल्ड किया उस डिसीजन को। सरकार ने उसका भी संज्ञान लेना चाहिए था कि भले ही कोई कोर्ट में जाए, दे शुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड एंड मेड द जी, नॉमिनेशंस बाय नाउ। लेकिन जी, उन्होंने जी, ऐसा नहीं किया। दिस इज नंबर 2 ब्रोकन प्रॉमिस। बिल्कुल। नंबर 3 ब्रोकन प्रॉमिस में क्या कहता हूं, दूसरी दूसरी बात कहता हूं आपको। देखिए, एक 2008 में उसमें भी मुसलसल हमारी बहुत जदोजहद हुई। तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री पैकेज जो है फॉर द डिस्प्लेस्ड यूथ डिक्लेयर किया गया। और उसमें वो एक प्रकार से बॉन्डेड लेबर टाइप वो उन्होंने उस वक्त ये पैकेज बनाई कि जी, उन्होंने कश्मीर में जाना होगा, कश्मीर में रहना होगा, वगैरह वगैरह। और साथ में उसमें नाम दे दिया कि ये रिहेबिलिटेशन के लिए जी, एक शुरुआत है उसकी, विच हम्म, एक्चुअली दिस पीएम पैकेज हैज फेल्ड टू डू। पीएम पैकेज एज ए मॉडल फॉर द rehabilitation of Kashmiri Pandits in Kashmir has miserably failed for the last 16 years. जी, ऊपर से जी, कई लोगों ने वहां पर शहादतें भी दी, जिनको वहां जी, पर शहीद किया गया। इन्हीं लोगों में से जो वहां पर प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चले गए थे। टारगेटेड किल। अनफॉर्चुनेटली
अब उसमें कुछ एक वैकेंसीज हैं, अभी तक उन वैकेंसीज को पूरा नहीं किया गया है। देयर आर स्टिल अनफिल्ड वैकेंसीज जिनको जी। अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और हम्म। ये एक ब्रोकन प्रॉमिस है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये जो कश्मीरी पंडितों का इस प्रकार से कश्मीर में जाना और वहां पर ये नौकरी करना, ये एक प्रकार से उनको होस्टेज बना करके कश्मीर में हम भेज रहे हैं। जी। और सरकार इस मामले में मैं मानता हूं कि बिल्कुल जो फैसला कांग्रेस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 2008 में किया था, उसी पर ये सरकार भी अभी चल रही है। एंड इन माय ओपिनियन इट इज आल्सो वन ऑफ द ब्रोकन प्रॉमिसेस सो फार एज कश्मीरी पंडित कंसर्न। जी जी जी। अब चौथा प्रॉमिस, जी चौथा जी ब्रोकन प्रॉमिस कौन सा है? मैंने 5 कहे तो जी 3 हो गए। चौथा जी। ब्रोकन प्रॉमिस मैं मानता हूं कि देखिए 2016 और 17 की बात है कि रिलीफ होल्डर्स जो हैं उनका रिलीफ बढ़ाया गया था। तब से लेकर के लगातार जो रिलीफ होल्डर्स हैं, हालांकि रिलीफ होल्डर्स कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, सारे समाज में एट द मोस्ट 10% लोग होंगे जो रिलीफ लेते हैं, जी जी क्योंकि बाकी लोग तो या तो नौकरी करते हैं या तो उनका अपना कोई तरीका है जिससे वो गुजर गुजर बसर कर लेते हैं, अपना लाइवलीहुड देख लेते हैं। जी लेकिन फिर भी कोई 10% के करीब लोग हैं जिनको रिलीफ मिलता था। जी अब पिछले 7 साल से उनके रिलीफ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और बार बार भारत सरकार को ये कहते हुए अब तो हाथ भी घिस गए, कलमें भी घिस गई, लेकिन जी। अभी तक पिछले 7 साल से कोई रिलीफ में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि जब पीछे इलेक्शन था जम्मू कश्मीर असेंबली का, उस समय जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जम्मू आए थे तो वहां पर उन्होंने, आपको याद होगा, ये कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं का जो डिस्प्लेस्ड लोगों का जो ये रिलीफ का मामला है उसमें अब जल्दी से जल्दी विदाउट एनी डिले इसमें एनहांसमेंट होगी। उस बात को कहे हुए भी आज 5 महीने हो गए, नथिंग हैज हैपेंड, कोई जी एनहांसमेंट नहीं हुई तब से लेकर के जी आज तक। जी दिस जी। इज द फोर्थ ब्रोकन प्रॉमिस हम्म। जो हमारे साथ हुआ है। जी एंड ब्रोकन प्रॉमिस मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा ब्रोकन प्रॉमिस है। और वो ब्रोकन प्रॉमिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो फ्रॉम द अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वो क्या है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में फिर से कैसे बसेगा। जी कश्मीरी पंडितों के साथ इस बारे में कि अल्टीमेटली उन्होंने कश्मीर में जो बसना होगा वो किस तरह से बसे। मुझे जी यहां पर माफ करिए ये कहते हुए कि इस मामले में पिछले 30 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं, नो गवर्नमेंट हैज बीन ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट टेलिंग कश्मीरी पंडित्स कि इस बारे में उनकी पॉलिसी क्या है, उस सरकार की पॉलिसी क्या है। केवल हमने ये सुना है और लगातार सुना है, आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा कि हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे और विद सेफ्टी, ऑनर एंड डिग्निटी हम उनको कश्मीर में बसाएंगे। या ये भी आपने सुना होगा, कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स। बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें कागजों पर है। अभी तक पिछले 30 साल में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं की गई जहां पर कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके इस विषय पर उनके साथ बात करें। मैं कश्मीरी पंडित समुदाय का एक प्रकार से इस बात पर गर्व करता हूं कि अभी तो 6 महीने या 1 साल ही एक्सोडस को हुआ था, मास एक्सोडस को हुआ था। उन्होंने रेजोल्यूशन पारित करके एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुला करके कश्मीर में अपनी पुनर्स्थापना की दृष्टि से कुछ एक मांग की थी, होमलैंड की मांग की थी, वन प्लेस सेटलमेंट की मांग की थी, यूनियन टेरिटरी की मांग की थी।
और वो एक बहुत बड़ा एक विंडो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि उस रास्ते पर आगे बढ़े। हालांकि मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जिसमें यह कहा गया है 1991 के, उसमें और भी कई बातें हैं और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने वो बातें कर दी हैं। जैसे उसमें एक बात ये थी कि आर्टिकल 370 को समाप्त किया जाए। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाए, वो भी किसी हद तक हुआ है। तीसरी बात ये थी कि ये जो हम होमलैंड की बात करते हैं, ये वन प्लेस सेटलमेंट की बात करते हैं, इसको यूनियन टेरिटरी शेप दे दी जाए। अब तो जी जम्मू कश्मीर पूरे को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कुछ बिल्कुल। बातें तो हुई हैं, लेकिन अल्टीमेट जो बात है वो है कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर में किस प्रकार से बसाया जाए। जबकि जी कश्मीरी पंडित ने इसके बारे में जो ऑप्शन अपनी दी है वो पिछले 30 साल से दी है, ज्यादा ही लगभग 34 साल से अपनी ऑप्शन सामने रखी है। And there is no alternative to what Kashmiri Pandits demanded so far as Margadarshan resolution is concerned. There is no other option that has been evolved over the last 35 years about their rehabilitation, about their resettlement back in Kashmir. जी जी अब मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है वो मेरी इस मामले में मेरा मत है, मेरा व्यक्तिगत मत है, और वो ये है कि भारत सरकार में जरूर एक ऐसी लॉबी है जो कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध लगातार काम करती आ रही है। जी और पार्टी जो भी सरकार में आए उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, लीडरशिप कोई भी आ जाए, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी है जो अपना काम कर रही है। और उन्हीं की वजह से कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार यह सजेस्ट किया कि अगर हम जिनोसाइड एक्सेप्ट करेंगे तो इससे हो सकता है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन कश्मीर के मामले में होगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर आंखें मूंदी उस समय कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान को भी इस मामले में जिनोसाइड के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, एंड वी कुड हैव टेकन पाकिस्तान टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर हमारे सिस्टम ने यहां पर इसको जिनोसाइड स्वीकार किया होता। तो इस लॉबी ने ही ये काम किया है कि आज तक किसी भी भारत की सरकार को हमेशा इस बात से दूर रखा है कि कश्मीरी पंडितों को बुला करके उनके साथ में ये बातचीत की जाए, एक्चुअल बातचीत की जाए कि आप कश्मीर में किस प्रकार से फिर से पुनर्स्थापित हो सकते हैं। और इस बात को लेकर के मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अब कश्मीरी पंडित कश्मीर में वैसे ही नहीं रहेगा जैसे वो पहले रहता था, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कश्मीरी पंडित हमने पिछले 16 साल में विशेष कर देखा है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज में वहां गए वो किन हालातों में वहां रह रहे हैं, वो कौन सा जीवन यापन वहां कर रहे हैं। ये एक प्रकार से जिस प्रकार का वो जीवन यापन वहां कर रहे हैं, ये तो एक प्रकार से वो जेल के अंदर बैठे हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार से जो हमने बात मार्गदर्शन रेजोल्यूशन में कही थी, ये जो वन प्लेस सेटलमेंट, हालांकि इसके लिए बीजेपी का जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का एक रेजोल्यूशन है वो भी वन प्लेस सेटलमेंट की बात करता है, उसने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में इस बात को लेकर के एक कॉन्सेंसस है, बाय एंड लार्ज एक कॉन्सेंसस है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा ब्रोकन प्रॉमिस है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट, जबकि हमारे 35 साल इस निष्कासन के पूरे हो रहे हैं, इतने क्लींजिंग के पूरे हो रहे हैं, 19 जनवरी 2025 जो कि हमारा 36 हॉलोकॉस्ट डे है, इसके दिन हमें रिजॉल्व करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहिए, साफ तौर पर बताना चाहिए, वी वांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रियलाइज the promises that they have made to Kashmiri Pandits over the last 40 years. This is the time to tell by the Kashmiri Pandits to the
government of India that this is the time now to do it. ये अश्वनी जी, हमारी बात। अश्वनी जी, आपने मतलब मैं आपको यही पूछने वाला था कि लास्ट में आप अपनी तरफ से मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो आपने 19 तारीख के बारे में जो बताया है, वो क्या मैसेज देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो आपने बिल्कुल इस मंच से बता दिया है। तो अंततः आपने सारे जो पॉइंट्स थे, जो मुझे आपसे पूछने भी थे, वो आपने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी मैं लास्ट में पूछूँगा कि अभी जो दयनीय स्थिति कश्मीरी पंडितों की है, खास तौर पर जो कैंपों में रहते हैं, तो इसकी तरफ गवर्नमेंट का या क्या वजह क्या है कि उनकी दयनीय स्थिति की तरफ भी अभी वो नेफ्सा का भी एक फॉर्म आया था ऊपर से, उसपे भी काफ़ी रिवोल्ट हुआ, काफ़ी उसमें प्रोसेशंस हुए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अभी कश्मीरी पंडितों के बीच में, तो उनको कैसे एड्रेस हो सकता है? आपका देखिए, क्या मुझे विचार? तो कहना मुझे इस बात को कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी ने, जम्मू कश्मीर को लेकर के ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमने अगर देखा हुआ है, आमूल चूल परिवर्तन किया है कई चीजों का। जी, हम आज बिल्कुल। देख रहे हैं कि जो हमने स्वप्न सजोए हुए थे पिछले 100 साल के, पिछले 50 साल के जो हमारे स्वप्न संजोए हुए थे, उनको मोदी जी ने और उनकी सरकार ने धीरे धीरे करके रियलाइज किया। जी, लेकिन सच्चाई एक और भी है कि जो कश्मीर में हमारा फेलियर था, दिस फेलियर इज इक्वल टू द फेलियर ऑफ 1947। जो 1947 में फेलियर था, जिसमें देश कटा, पहले तो हम बटे फिर देश कटा, एक प्रकार से जो वो सिचुएशन थी कश्मीर में, उसकी पुनरावृत्ति हुई। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं मैं उस समय की सरकार का भी, आज की सरकार का भी, जो बीच की सरकारें सब आई, एंड द होल इंडियन नेशन, जिन्होंने 1947 को पूर्ण रूप से कश्मीर में रिपीट नहीं होने दिया, अपनी जी, शहादतें दी, अपने बलिदान दिए, लेकिन वो नहीं होने दिया। लेकिन जी, एक चीज तो हुई, दैट इज दैट कश्मीर हैज बिकम हिंदूलेस। मैं कई बार कहता हूं, द बेस्ट नेशनलिस्ट इन कश्मीर हैव बीन ट्रीटेड इन द वर्स्ट वे। जी, और उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो वो पिछले 35 साल है। हुँ, इसको बदलना पड़ेगा। और एक और बात मैं कहूं कि देखिए, सच्चाई जो है वो ये है कि हर पीढ़ी का अपना एक सपना होता है, लेकिन हर पीढ़ी का अपना एक संघर्ष भी होता है। कई ऐसी पीढ़ियां आई जिन्होंने संघर्ष किया, सपने सजोए, कुछ हासिल किए और कुछ के लिए संघर्ष किया। लेकिन अब समय आया है, जो नई जनरेशन है वो इन सपनों को संजो करके नए संघर्ष में अपना योगदान दे और आगे बढ़ करके जो उनका रोल बनता है उसको निभाएं। जी, एंड वी कैन नॉट लीव दिस फाइट, वी कैन नॉट लीव दिस स्ट्रगल मिडवे। चाहे बिल्कुल। इसमें एक जनरेशन क्या, दो जनरेशन क्या, तीन क्या, चार जनरेशन भी अगर इस पे संघर्ष करते हुए बलिदान हो, लेकिन फिर भी हम इस संघर्ष को, इसकी जो इसका जो अंतिम पड़ाव है, वहां तक हमने इसको ले जाना है। यही आज का मैसेज है। और यही मैसेज जो है वो समुदाय के, कश्मीरी पंडित हिंदू समुदाय के लिए भी है और भारत सरकार के लिए भी है और पूरे भारत राष्ट्र के लिए भी है। जी, जी। अश्वनी चंगू जी, आज आपने जो, क्योंकि 19 जनवरी आने वाला है, 2 दिन बाद है, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, जहाँ भी कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित हैं, और जगती चलो के आह्वान भी पन्नू कश्मीर ने दिया है, आसक्ति सिंह ने भी दिया है, और जितने भी हमारे अलग-अलग संस्थाएँ हैं, हर एक ने दिया है। तो इन सबों के लिए एक मैसेज क्या होगा आपका? कीप दिस फ्लेम एज इट इज, कीप दिस फ्लेम गोइंग। अब इस संघर्ष को जारी रखो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। संघर्ष को जी, जारी रखिए।
संघर्ष को जारी रखना है, कीप दिस संघर्ष को जारी रखना। जी, जी। तो सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें इस चैनल को सपोर्ट भी करें। जो जॉइनिंग बटन है उसको दबा के जो सब्सक्रिप्शन है, जो भी आपको लगे अपनी तरफ से तो योगदान कर सकते हैं, हमें सहायता दे सकते हैं इस चैनल को आगे और बढ़ाने में। अश्विनी कुमार चंगू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।